Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप. माय नेम इज़ हर्षा लाल. और आज इस हम लोग लेक्चर में समझने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. इसका 3 पार्ट आएगा. अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को. सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. देखिए, कम्युनिकेशन कब ठीक रहेगा, जब इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग बात करें, जैसे अभी नॉइज़ नहीं है, तब मेरा बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंचेगा. तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है. इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों ही फैक्टर आपका इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को. अच्छा, जैसे कि देखिए, स्मॉल अगर डिनर गैदरिंग है तो वहाँ कम्युनिकेशन दूसरे प्रकार का होगा. और जब हम लोग कोई भी कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन अलग टाइप का होगा. तो यही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन प्लेस टू प्लेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है. डिफेक्ट्स इन मीडियम हो सकता है जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल होता है सेंडर और रिसीवर का. जैसे कि टेलीफोन में कोई इशू आ गया, पोस्टल सिस्टम, कुरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अभी जैसे मैं यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ तो कुछ टेक्निकल इशू अगर आ गया, शट डाउन ही हो गया मेरा लैपटॉप, तो ये सब क्या है, बाधा है. कम्युनिकेशन जो है बाधा है ये सब कम्युनिकेशन के दौरान. राइट. अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ओरिजिनेट कैसे होता है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉलिसीज, एक्सेसिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑपरेशन. अगर हम लोग पढ़े थे जैसे हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, वर्टिकल लेवल्स हो गया, देन सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है वो हो गया. तो अगर इन सब में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तब पूरा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना वो ठप हो जाता है. ठीक है, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. द स्पेशलाइज नेचर ऑफ फंक्शन और इवन द स्पेशलाइज लैंग्वेज यूज विद इन देम कैन कॉज देम. अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेक्निकल फैक्टर अगर यूज़ हो रहा है, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो रहा है जो दूसरे डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है. राइट. ये सब चीज़ें, रूल्स एंड पॉलिसीज़ हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, हायरार्की जो होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, उसमें ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाता कम्युनिकेशन में. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, राइट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तब ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट करेगा. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ यूनिक कल्चर एंड क्लाइमेट विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द फ्रीडम, ट्रस्ट एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स अमंग इट्स मेंबर्स. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग कल्चर होता है, अलग क्लाइमेट होता है, उसके वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. सपोज़ कीजिए कि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं जिनका लैंग्वेज अलग अलग है, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते है ना. फिर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रकार का होगा. वहाँ स्ट्रिक्ट, मान लीजिए कोई नार्सिस्ट है, जो सीईओ है वो नार्सिस्ट है, ठीक है, वो किसी का नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपना चलाने वाला इंसान है. तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा क्योंकि वो इम्पोज कर रहा है अपना थॉट, अपना वैल्यू, अपना मॉरल दूसरे पर्सन के ऊपर इम्पोज करेगा. तो दूसरा पर्सन, जाहिर सा बात है कि अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो उसके सामने रख ही नहीं पाएगा. ये हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ स्ट्रिंजेंट होगा कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. राइट. डिपार्टमेंटल साइलोज, इसका मतलब हुआ कि एक डिपार्टमेंट में कुछ काम हो रहा है तो वो चीज़ को सीक्रेट रखना. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफन ऑपरेट इन आइसोलेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कोलैबोरेट एंड शेयर न्यूज़ और बिजनेस कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन. तो अगर ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, दोनों आइसोलेशन में काम कर रहा है, ठीक है, तो बाद में जाकर के कम्युनिकेशन में इशू होता है. ठीक है. दीज साइलोज लिमिट टीम वर्क एंड कैन रिड्यूस इनोवेशन, क्योंकि मुझे दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है. ठीक है. इसका बेस्ट उपाय क्या है डिपार्टमेंटल साइलोज को ठीक करने का, कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो, डिपार्टमेंट थोड़ा अपना वर्क को सीक्रेट, इतना ही भी आइसोलेशन में ना रखे काम अपना.
ठीक है, थोड़ा ओपननेस होना चाहिए, राइट। फिर आता है हमारा स्टेटस रिलेशनशिप। स्टेटस हो गया पावर एंड पोजीशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल्स मे बी रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ड्यू टू फियर या फिर पोजीशन। वही बात है, अगर कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है और कोई लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर वो दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, वो लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? फियर रहता है बहुत, क्योंकि इनके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है, राइट। तो ये सब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ। देन आता है हमारा लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक से अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कोऑपरेशन नहीं हो रहा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तब भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाएगा, राइट। सो ये सब पार्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी सेकेंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो है फिजिकल या फिर मीडिया बैरियर। तो ये क्या है? जो जोग्राफिकल डिस्टेंस होता है ना सेंडर और रिसीवर का। सेंडर सपोज कीजिए कि कोई एक स्टेट में है और बहुत दूसरे कंट्री में ही कोई एक दूसरा पर्सन सिचुएटेड है, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू द लैपटॉप या फिर थ्रू दी मोबाइल फ़ोन्स। सो इससे कम्युनिकेशन बैरियर रह जाता है, ना कि फ़ेस टू फेस। अगर फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ ना, वो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये रिड्यूस कर रहा है ये सब फिज़िकल बैरियर्स को लिमिट करने के लिए, बट स्टिल फेस टू फेस बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम है। कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवर दी शॉर्टर डिस्टेंस। वही है, जो जोग्राफिकल बैरियर को रिड्यूस करना है, तो वही है, टेक्नोलॉजी को अच्छा से यूज़ करने आना चाहिए। जो पर्सन है, दूसरा पर्सन भी है, तो वो ठीक से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएगा, तभी वो दूसरे एंड पर बात कर पाएगा, राइट। अब इसका भी 4 टाइप्स है, कौन कौन सा देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है कंपीटिंग स्टिमुलस सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन सच एज अदर कॉन्वर्जेशन। अच्छा, अगर बीचे में कुछ यहाँ पर ही नॉइज़ या फिर यहाँ कोई हम गाना ही स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग को कुछ आवाज़ ही नहीं जाएगा, है ना। तो ये है कॉन्टम्पलेटिंग स्टिमुलस। फिर है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अगर यहाँ पर ही लाइट ठीक से नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को कन्वे ही नहीं कर पाऊँगी लेक्चर, है ना। ये सब हो गया फिजिकल बैरियर। फिर होता है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, पर्सनल इश्यूज सच एज लैक ऑफ स्लीप, टायर्डनेस हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम है ना। इन सब की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं होता, मूड स्विंग हो रहा है तो। रिसीवर अनफेमिलियर विद द मीडियम। वही बात है, अगर मुझे ये पेन चलाने नहीं आएगा, अगर ठीक से ये चलाने नहीं आएगा, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे करूँगी, राइट। सो ये हो गया हमारा पूरा फिजिकल बैरियर्स और उसका टाइप्स। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से, ठीक है, माइंड से रिलेटेड है। तो इसका देखिए, इसका मतलब है ना कि हम जो सोचते हैं वही सही है। इसके हिसाब से सेल्फ इमेज और सेल्फ कंसेप्शन इज closely related to frame of reference. People establish their point of view and interpret a message on their own. जो हम समझ रहे वही सही है, मेरे हिसाब से ही सब चीज़ चलना चाहिए। ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इसका भी कॉजेज़ है, क्या है? सस्पिशन एंड प्रेजुडाइज हो गया, बायसनेस हो जाता है कोई कोई सिचुएशन में। फिर आता है डिफेंसिवनेस एंड फियर, रेजिस्टेंस टू चेंज। हमें चेंज ही नहीं होना, कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना, ये अगर हम बोल दिए तो यही चीज़ मानना है और हम कुछ इससे आगे सुनेंगे नहीं। डिफेंसिव एंड फियर, अगर मुझे कोई एक चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है, अगर मुझे कोई भी न्यू चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है, तो हम रेजिस्ट करेंगे उस काम को करने के लिए, राइट। तो वो हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आता है इमोशनल स्टेट। मेरा इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है, मतलब मुझे मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, ये हम कह सकते हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बोलेंगे कि मुझे मन नहीं है मैम पढ़ने का, तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। देन आता है सेलेक्टिव परसेप्शन। अगर हम अपने एंड से सोच रहे हैं कि वो 8 है, दूसरा पर्सन सोच रहा है दैट वो इन्फिनाइट है ना। तो ये खुद का परसेप्शन है जो कि बैरियर क्रिएट कर देता है। प्रिज्यूम करना कोई भी सिचुएशन में, है ना, अपने तरफ से। फिर डिस्ट्रैक्शन एंड इनअटेंटिवनेस,
कि मैं यहाँ वही पढ़ा रही हूँ एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, आपको मन नहीं है पढ़ने का, तो ये हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर, राइट। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हाट इज़ दिस? इंफॉर्मेशन ओवरलोड मतलब बहुत सारी चीज़ें एक समय में समझना। तो इससे क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा हमारा दिमाग। देखिए यहाँ क्या, व्हाट्सएप से भी मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम भी खुला हुआ है, ईमेल भी खुला हुआ है, यहाँ वर्क का भी काम खुला है, पीपीटी भी खुला है, तो इतना सारा चीज़ हो जाएगा कि हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड टेक्स प्लेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ इनपुट सरपासेस द सिस्टम्स एबिलिटी टू प्रोसेस इट, है ना, सरपास ही कर जा रहा है। जितना दिमाग का क्षमता है उससे ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डाल देना, दैट इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, राइट। अब आता है हमारा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। ये कब होता है कि मेरा कल्चर आपका कल्चर से डिफ़र करता है। अब कोई चाइना का पर्सन है, कोई इंडिया के पर्सन से बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा उसमें, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, ठीक है। लैंग्वेज बोथ वर्बल एंड नॉट वर्बल रिलाइज ऑन वर्ड सर्व एज द सिंबल दैट कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय अ डिफरेंट पर्सन। एक पर्सन अलग इंटरप्रेट करेगा वर्ड्स को एंड दूसरा पर्सन जिसका लैंग्वेज अलग है वो दूसरे हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। तो वोकैबुलरी दूसरा इन पर्सन्स का डिफरेंट हो जाता है। द ओवर यूज़ ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल जार्गन, जहाँ भी यूज़ हो रहा है ये सब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करना। अब कोई फाइनेंशियल बैंकर है एंड कोई लेमैन उसके पास जा रहा है कि आप मुझे ये वाला फॉर्म भरने में हेल्प कर दीजिए, बट उसमें ना टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई है, तो वो लेमैन पर्सन को उसके लैंग्वेज में वो बैंकर को समझाना पड़ेगा, तभी वो दूसरा पर्सन समझ करके देन फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो ये सब हो जाता है बैरियर जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो यही था हमारा थ्योरी पार्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को शो करूंगी, ट्राई सॉल्विंग इट आउट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। अब ये है क्या चीज़? देखिए, मॉरलाइजिंग मतलब कि मैं अपने बातों को दूसरों पर इम्पोज कर रही हूँ, मैं जो सोचती हूँ वही सही है एंड आई एम इम्पोजिंग माई वैल्यू अपॉन यू, ये हो गया मॉरलाइजिंग। बीइंग जजमेंटल कि कोई मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है तो मैं उसके बात को पकड़ करके जजमेंट करने लगूँ उस पर्सन के कैरेक्टर पर, या फिर तुमने ऐसा क्यों कहा, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, ये भी कम्युनिकेशन बैरियर ही है। दूसरा है डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू। ये अच्छा चीज़ है, रिव्यू होना चाहिए, खुद हम अपना दिमाग में अगर सोचेंगे कि ये वाला चीज़ मैंने क्यों कहा, ठीक से कहा कि नहीं कहा, तो इससे क्या कम्युनिकेशन अच्छा से निकलेगा, राइट। यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, जार्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करना। कूल रिएक्शन होना चाहिए। डिफेंसिव एटीट्यूड, अच्छा अब यहाँ डिफेंसिव एटीट्यूड ये हो जाता है हमारा बैरियर टू कम्युनिकेशन, बट यहाँ देखिए बाकी दोनों चीज़ ना ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी, ये दोनों होना चाहिए, तो इसीलिए ये कम गलत है। हमें बैरियर्स पूरा बैरियर्स खोजना है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। यहाँ भी पर्सनल जजमेंट, ये भी ठीक है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, मैं अब आपसे अगर बात करी हूँ तो आई शुड बी एबल टू सी और लुक इनटू योर आइज एंड स्पीक, है ना। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस होता है और ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होता है कम्युनिकेटर का। एंड सिंपल नरेशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस, ठीक है। सो ये प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, क्लोजनेस। अगर हम किसी से क्लोज फील कर रहे तभी हम उससे बात शेयर करेंगे, तभी हम उस पर्सन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। यूटिलिटी, अब हम कोई पर्सन से इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि मुझे उससे काम है या फिर वो कोई चीज़ में मुझे हेल्प करेंगे। सो ये भी एक है
कम्युनिकेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं. एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस मतलब हम बहुत लोनली हैं इसीलिए हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. राइट. सो द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ ए. दूसरा क्या है, यूटिलिटी, ये तो ठीक है. देन सीक्रेसी एंड डिजोनेंस. डिजोनेंस मतलब कि ये दूसरा ही चीज़ हो गया. लाइक स्मोकिंग, एक एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक स्मोकिंग इज़ इंजीनियस टू हेल्थ, या फिर जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, ये मुझे पता है बट फिर भी मैं खाऊंगी जंक फूड. तो ये हो गया डिजोनेंस. तो ये सब क्या है, ये बैरियर है, एक सॉर्ट ऑफ बैरियर है कि मुझे ये काम करना नहीं है बट फिर भी मैं कर रही हूँ. तो ये पार्टनर्स का इन्फ्लुएंस का चीज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, पार्टनर का इन्फ्लुएंस का चीज़ यही होगा. प्रॉक्सिमिटी हो गया, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस. ठीक है, और भी होता है सिमिलैरिटी. अगर मुझे लगेगा कि ये दूसरा पर्सन मेरे ही तरह है तब मैं उससे बात करूँगी, है ना. देन नीड फॉर अफिलिएशन, ये भी होता है कि नीड फॉर वैलिडेशन, कि मैं ये काम ठीक से कर रही हूँ कि नहीं. ये मेनली होता है पीयर, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे जब हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं तो उससे, उन लोगों से जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि वो लोग हमें राय देते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है, ये काम ऐसा करोगी तो यहाँ फंस जाओगी. तो ये सब आता है कम्युनिकेशन का. सिलेक्शन करेंगे जब पार्टनर को तब ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है. प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस हो गया, सिमिलैरिटी, एंड देन नीड फॉर वैलिडेशन या फिर अफिलिएशन. ठीक है. सो जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं ये वाला लिख लीजिए एंड देन उसके अंडर ये सब ऑप्शंस लिख लीजिए. बार बार देखते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम में बार बार ये सब वर्ड्स ना रिपीट होता है. राइट. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नो, ऑप्शन नंबर, देखिए पॉलीसमी हो गया, सिंपल लैंग्वेज तो बैरियर नहीं होगा. एंड ये ए एंड सी वाला ऑप्शन, ए एंड सी है फोर्थ में, ये वाला ही ऑप्शन है. ठीक है, ये वाला देखिए, पॉलीसेमी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड का अलग अलग डिफरेंट मीनिंग, दो से ज़्यादा मीनिंग होना, वो होता है पॉलीसेमी. फॉर एग्जाम्पल बैंक. बैंक एक इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ हम लोग मनी डिपॉजिट या फिर इनकैश करते हैं. देन और बैंक का मतलब होता है रिवर का साइड. तो कोई पर्सन अपना परसेप्शन अलग रख सकता है या फिर इंटरप्रेट करना, एक यही बैंक को इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर सकता है. तो इससे क्या हो जाएगा, ये बैरियर है ना, हम कुछ और समझ रहे एक चीज़ को, वो दूसरा पर्सन कुछ और समझ रहा है, ये हो गया बैरियर. देन आता है यूज़ ऑफ क्लीशे. ये मतलब कोई कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं कहना. फॉर एग्जाम्पल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. क्या सोचना ये नहीं बताएंगे आपको डायरेक्ट, बस थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. राइट. ये बेसिकली हमारी टीचर्स लोग यूज़ किया करती थी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर टाइम विल टेल व्हाट यू विल बिकम इन द फ्यूचर. अच्छा, मैं गलत नहीं कर रही हूँ टीचर्स लोगों को, बस एक मेरा सोचने का तरीका है और आपको एक्सप्लेन करने का तरीका है जो मैं बता रही हूँ. ठीक है. एट द एंड ऑफ डे, ये सब चीज़ों को यूज़ करना, ये सब क्लीशे वर्ड्स है कि क्लियर कम्युनिकेशन में ये सब वर्ड्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो दीज आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा. फिर ईजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ईजी लैंग्वेज, ईजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स, कूल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बैरियर्स नहीं होती कम्युनिकेशन का. ठीक है. ये वाला देखिए बार बार बहुत आता है कि कौन कौन सा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. राइट. नाउ द लास्ट question of today's lecture is, which of the following are barriers to effective communication. So ये easy है, कौन सा barrier है effective communication का. So non semantic barrier ये नहीं है, noise ये वाला नहीं है. ठीक है. बाकी तीनों बैरियर्स है टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
फिजिकल नॉइज़, अगर फिजिकल हमें बाहर से नॉइज़ आ रहा वो हो गया, एक्सटर्नल नॉइज़ हो गया, सेमेंटिक नॉइज़ हो गया, एंड साइकोलॉजिकल जो दिमाग में हमारा चलता है वो नॉइज़, ठीक है, ये सब हो जाता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यही है हमारा आज का लेक्चर। सो ये सिमेंटिक वाला हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो वो वाला लेक्चर मिस मत कीजिएगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। सो बाय।